कि जब हम किसी क्वांटिटी का साइज लिखते हैं, छोटा साइज बड़ा साइज, तो मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है। फिजिक्स में हम हर चीज को डिफरेंट मेथड से लिखते हैं, ज़्यादा सिंपल मेथड से लिखते हैं। कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी है उसके लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ऑर्डर का मतलब उसका अप्रॉक्सीमेट साइज। जैसे अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं या हम ये जानना चाहते हैं कि एक स्कूटर खरीदना है तो स्कूटर कितने का होता है, तो हम इस बात में पहले इंटरेस्टेड नहीं है कि होंडा का दाम कितना है, बजाज का दाम कितना है, इसका दाम कितना है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्कूटर होते कितने के हैं। क्या 100 रुपये में स्कूटर आता है, क्या 1000 रुपये में आता है, क्या 10,000 में आता है, क्या 50,000 के आसपास आता है, या 5 लाख रुपये चाहिए। तो अगर हमको कोई बता देता है कि अगर आपको स्कूटर खरीदना है तो 50,000 के आसपास मिलेगा, तो 50,000 का स्कूटर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। 51 का मिलेगा, 48 का मिलेगा, लेकिन ये सारे नंबर जिसके आसपास है 50,000 के आसपास है। तो 50,000 एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, एक साइज है, जितने रुपए में एक स्कूटर आता है। इसी तरह से अगर हम आपको पूछेंगे कि अगर हमें एक कार खरीदनी है तो कितनी तैयारी करनी चाहिए, तो आंसर मिलेगा करीब करीब 5 लाख रुपए तैयार करनी चाहिए, उसमें कार मिल जाती है। ज़्यादा अच्छी लेंगे 10 लाख में मिलेगी, कम अच्छी लेंगे 3 लाख में मिलेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख। तो ये क्या है, कार का ऑर्डर। स्कूटर का ऑर्डर क्या था, 50,000। साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, 3,000। इस तरह से अलग अलग चीजों के प्राइस क्या होते हैं। तो हर चीज की मैग्नीट्यूड का, क्वांटिटी का जो साइज बताता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर। साइज का ऑर्डर, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को हम कहां पर से समझते हैं, कैसे समझते हैं? तो जब भी कोई क्वांटिटी हमारे सामने आती है और हम उस क्वांटिटी को लिखते हैं तो एक नंबर लिखते हैं, यूनिटरी नंबर, और उसके साथ 10 की कुछ पावर लिखते, ये पावर। इससे हमको क्या पता लगता है कि इस नंबर में कितने जीरो आने वाले। जैसे यहां हमने लिखा 2, अब अगर हम 10 की पावर 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। और अगर हम 10 की पावर 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये है 2 × 10 की पावर 5, दिस इज 2 lakh and this is only 20। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऑर्डर है इस नंबर का, इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है 1। क्यों? क्योंकि 10 की पावर कितनी रखी थी, 1। इसमें हमने 10 की पावर कितनी रखी थी, 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर कितना माना जाएगा, 5। ये होता है किसी संख्या का, किसी नंबर का ऑर्डर, कि वो कितनी बड़ी है। ठीक है, ओके। तो इससे हमको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सामने का नंबर क्या है। जैसे अगर ये है लाख में, तो 2 लाख हो या 3 लाख हो या 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख के अंदर कुछ भी हो रहेगा तो लाख में, उसको हम 1000 से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे बच्चों से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 लाख बड़ा है कि 6,000 बड़ा है, 2 lakh and 6,000। तो वो 2 और 6 को देखेगा तो क्या बोलेगा, 6 बड़ा, और लाख और 1000 को देखेगा तो क्या बोलेगा, 2 लाख बड़ा। ये जो लाख होता है ये ऑर्डर है, और सामने वाली चीज क्या है, नंबर। बस उससे हमको क्वांटिटी पता लगती है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बड़ी है। अब इसके हमारे कुछ नियम हैं। जैसे
इससे हम ये भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर क्या है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस के साइज -15 ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर -15, 1/10 टू द पावर 15। तो इसका ऑर्डर क्या है? -15। इतना छोटी क्वांटिटी ये होती है। और दूसरी क्वांटिटीज कल हमने पढ़ी थी लेंथ के बारे में, जिसकी 10 की पावर प्लस होती है। तो वो कितनी बड़ी क्वांटिटी होती होगी, ये कितनी छोटी क्वांटिटी होती है, इसका एक आइडिया देने के लिए फिजिक्स में हम ये मेथड यूज करते हैं और पढ़ता है। ओके, अगली चीज हमने देखी है कि ऑर्डर हम निकालते हैं कैसे। तो सिंपल, अभी हमने देखा कि 10 की जो पावर है दैट इज नोन एज ऑर्डर। तो ये होता है ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन हमको देखना है। इस तरह से अगर एक नंबर है से 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इसका ऑर्डर हम कितना लिखते हैं? 6। फिर एक नंबर है 2.6 इंटू 10 टू द ऑर्डर 6, इसका ऑर्डर हम लिखते हैं 7। 10.6 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका ऑर्डर क्या है? 7। क्यों? Let me correct it. This is 6.6 into 10 to the power 6, इसका ऑर्डर 7। क्यों 7 होगा? तो इसका नियम है, ये वाला नंबर 2 है और ये नंबर 6 है, दिस इज मोर देन 5। जब ये 5 से ज्यादा होगा तो किसके ज्यादा क्लोज है? 0 के क्लोज है कि 10 के क्लोज है? 10 के क्लोज है। और 10 का ऑर्डर 1 से एक ज्यादा होता है। फिर से देखिए, 1 का ऑर्डर क्या होता है? 1 का ऑर्डर है 10 टू द पावर 0, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 0। 10 का ऑर्डर क्या होगा? 10 टू द पावर 1, तो 10 का ऑर्डर क्या होगा? 1। ठीक है। अब अगर हमने आपसे पूछा कि 4 का ऑर्डर क्या है, तो आंसर आएगा 4 इज क्लोज टू 1, तो उसका ऑर्डर क्या माना जाएगा? 0। 6 का ऑर्डर क्या है? 6 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है, इसलिए 6 का ऑर्डर क्या माना जाएगा? 1। ऑर्डर ऑफ 6 इज 1। इस तरह से ये ऑर्डर कंप्लीट। तो जब ये आधे से ज्यादा हो जाएगा उस समय ऑर्डर क्या मानना है? नेक्स्ट ऑर्डर मानना है। 5 या उससे ज्यादा होगा, नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। तो हर नंबर को हम यूनिटरी में लिखेंगे। यूनिटरी में लिखने के बाद पहला नियम क्या बना? राइट इन यूनिटरी। दूसरा, इफ less than 5, then power of 10 is order। जो भी पावर होगी वो ऑर्डर होगी। If more than 5, then power of 10 plus 1 is order। ठीक है। अब आप मुझे बताइए 3456 इसका ऑर्डर कितना है? पहला यूनिटरी में कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा? ये
दूसरा चेक करिए, लेस देन 5, मोर देन 5, लेस देन 5 में क्या होता है, जो भी पावर ऑफ 10 है, 10 इज ऑफ, तो 10 की पावर कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, दिस इज ए थर्ड ऑर्डर और 3 मैग्नीट्यूड। समझ आया, इस क्वांटिटी का ऑर्डर कितना है, 3। ओके, अगली क्वांटिटी 767677211, इसका ऑर्डर बताइए, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, One, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 7.6 something into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 7 है, more than 5 है. If it is more than 5, then order क्या हो जाएगा, 6 plus 1. Order 7. ये order 7 की क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह से ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगली चीज हम लेते हैं मेजरमेंट्स। पहले लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में दो मेथड होंगे, वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड किसको कहेंगे, जिन दो पॉइंट के बीच की लेंथ हमने नापना है, दोनों पॉइंट पर हम खुद अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अगर हमको इस टेबल की लेंथ नापना है, यहाँ पर हमने अपना स्केल रखा, इंची टेप रखा, एक सिरा पकड़ा और दूसरे सिरे को यहाँ ले गए, यहाँ पर भी हम गए थे, यहाँ पर भी हम गए और यहाँ हमने इसकी रीडिंग देखी। जब दोनों सिरों पे हम खुद जाकर अप्रोच कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देखते हैं, तो उस मेथड को क्या कहेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मेथड हम किसमें यूज करते हैं, रूम की लंबाई चौड़ाई नापने में, दीवार की लंबाई चौड़ाई नापने में, खेतों को नापने में, सड़क को नापने में, हर जगह हम अपना एक एक मीटर, एक एक किलोमीटर नापते चले जाते हैं और ऐसे लंबाई आगे बढ़ती जाती है। तो ये सारे मेथड क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट। अगर हमको कहा जाता है इस चौक की मोटाई नापो, तो ऐसे स्केल से नापते हैं। तो एक इस पॉइंट को देखेंगे, दूसरी बार इस पॉइंट को देखेंगे, हमने दोनों पॉइंट को देखा और उस मेजरमेंट को बता दिया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन हमने लिखी, व्हेन वी कैन अप्रोच both ends, when we can approach both ends or both points for measurement. Okay. Indirect, when we cannot reach both the ends and we apply some other method. Cannot reach. Both the ends and use other method. Then it is known as indirect method. Okay. डायरेक्ट मेथड हम कौन कौन से यूज करेंगे,
डायरेक्ट मेथड्स में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? तो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है हमारा मीटर स्केल। मीटर स्केल ये 1 मीटर का स्केल है। इससे एक बार, दो बार, 3 बार नाप के जितनी लेंथ होगी उस लेंथ को मेजर कर लेंगे, दैट इज मीटर स्केल। उस मीटर स्केल पे 100 सेंटीमीटर के निशान लगे हैं, तो उससे जो छोटा लेंथ होगा, जैसे 45 सेंटीमीटर, वो भी हम उससे नाप सकते हैं। तो इस तरह से मीटर स्केल से हम क्या नापते हैं? कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है। अगर उससे छोटी लेंथ भी है, दैट इज मिलीमीटर, तो भी हम मीटर स्केल से नाप सकते हैं। तो मीटर स्केल से हम छोटे से छोटा कितना नाप सकते हैं? हमने देखा कि मीटर स्केल में सबसे नजदीक की जो 2 लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है। सो द मिनिमम लेंथ वी कैन मेजर विद ए मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। उसको हम बोलेंगे उसका लीस्ट काउंट या मिनिमम मेजरमेंट। सो मीटर स्केल से मिनिमम मेजरमेंट कितना होगा? मिनिमम मेजरमेंट 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को अगर हम ऐसा टर्म्स में लिखेंगे, then this is 10 to the power minus 3 meter. This is what we can measure with a meter scale in direct method. Okay. जब बहुत छोटे डिस्टेंस और इससे छोटे डिस्टेंस नापते हैं तो हम एक स्केल यूज करते हैं एंड वी कॉल इट वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर आपने लैब में देखा है या अलग से लैब के जो हमारे लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर से हम इससे और छोटा नाप सकते हैं। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक वर्नियर कैलिपर से नापा जा सकता है। तो मिनिमम 1/10 मिलीमीटर और 10 to the power minus 4 मीटर, ये हम वर्नियर से नाप सकते हैं। जो इससे भी बारीक चीज है, इससे भी छोटी चीज है या इससे भी ज्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको चाहिए तो हम 1/100 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। 1/100 मिलीमीटर, दैट इज 10 to the power minus 5 मीटर। 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट। इसको नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज नोन एज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। इसी तरह से दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्पेरोमीटर। दिस इज 10 to the power minus 5 मीटर, और अगर ज्यादा इसको हम एग्जैक्ट करेंगे तो इससे और भी छोटी रीडिंग बना सकते हैं 10 to the power 6 मीटर। ओके, सो यूजुअली हम इसको यूज करते हैं 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट पर, दैट इज 10 to the power minus 5 मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें फिजिक्स में यूज करेंगे। ओके, और दीज आर डायरेक्ट मेथड। मीटर से फिर मीटर स्केल को ही लंबा करके हम किलोमीटर भी नाप सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं दूसरे डिस्टेंसेस। जिस डिस्टेंस पर हमारे दोनों हाथ नहीं पहुंच सकते उसे हम कैसे नापेंगे? इतना लंबा डिस्टेंस है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारे सामने कोई पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई नापना, यहाँ से पहाड़ कितना दूर है उसको नापना, एक चिमनी की ऊंचाई नापना, उसके बाद चंद्रमा का डिस्टेंस नापना, मून का, उसके बाद जो हमको प्लैनेट्स दिखते हैं, मार्स प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनका डिस्टेंस नापना है, और उसके बाद स्टार टू स्टार का डिस्टेंस भी नापना। ये सारे डिस्टेंस हम डायरेक्ट मेथड से नहीं नाप सकते क्योंकि
इस एंड को तो हम आपको नाप लेंगे, यहाँ से स्केल रखनी शुरू करेंगे, लेकिन दूसरे एंड पर हम नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड वी कैन नॉट अप्लाई, so we have to apply indirect method। ये indirect method हम दो तरह से अप्लाई करते हैं। लार्ज डिस्टेंस दो कैटेगरी बनाते हैं, एक लार्ज डिस्टेंस नापने के लिए और एक स्मॉल डिस्टेंस नापने के लिए। तो दोनों के लिए हमने मेथड बनाए हुए हैं, लेकिन दोनों मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। indirect methods for large distance and for small distance। इन दोनों के लिए हमको मेथड अडॉप्ट करने हैं। ये जो हमारे मेथड होते हैं अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, और हम केस टू केस इन मेथड्स को पढ़ेंगे। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं पहले उसको देखते हैं। और लार्ज डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस के लिए दो मैथमेटिक्स के मेथड, नॉट मैथमेटिक्स, दो मेथड हम यूज करेंगे। एक मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का और दूसरा मेथड है फिजिक्स का, जिसमें रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। दोनों मेथड को अलग अलग यूज करते हैं। तो पहले लार्ज मेथड में हम लेते हैं लार्ज डिस्टेंस में use of trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरह से करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज ऐसे करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको ये एंगल मालूम है थीटा, तो इस थीटा एंगल के लिए इसको क्या कहेंगे? बेस। This is perpendicular and this is hypotenuse। इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है और इस लेंथ का एक रेशियो बनता है, उस रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टेंजेंट थीटा क्या होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बेस। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इन दोनों की लेंथ का रेशियो टेंजेंट थीटा होता है। अब थीटा एक एंगल है, अलग अलग थीटा होने से उसकी टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास चार्ट बना हुआ है, वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट। दैट मींस इन केस वी नो थीटा, अगर हमको थीटा पता है तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मालूम पड़ जाए तो दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से। इसका ये मतलब है हमारे पास दो चीजों का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, दो चीजों की रीडिंग होनी चाहिए, वन इज थीटा एंड वन इज एनी वन ऑफ दीज टू, तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे? पहले थीटा निकालना। थीटा निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, दैट इज सेक्सटेंट, जिसमें एक टेलीस्कोप होता है। उस टेलीस्कोप के साथ एक बेस लगा रहता है, इसमें टेलीस्कोप लगा है, इसका बेस लगा है, ये दोनों ऐसे हैं। उसके बाद इसमें से हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा, इसको हॉरिजॉन्टल रखा स्प्रिट लेवल से, किसी एक ऑब्जेक्ट को इसमें से देखा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे साथ हमारे लेवल का हुआ, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां से हमने ऐसे देखा इसके अंदर से, और सामने हमको एक पॉइंट दिखा, तो वो पॉइंट हमारे लेवल का है, क्योंकि हमने इसको कैसा रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल, स्प्रिट लेवल से सेट कर।
उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस पर टेलीस्कोप लगा है उस टेलीस्कोप वाले आर्म को ऐसा ऊपर करते हैं। मान लो हमको एक चिमनी की हाइट चाहिए, निकालनी है, तो इसको हम ऐसा ऊपर करेंगे और इसके अंदर से देखते जाएंगे। जैसे ही हमको चिमनी की टॉप दिखेगी हम इसको रोक देंगे। उस समय इसकी कंडीशन कैसी होगी, पहले दोनों यहाँ पर थे, जब हमने एक को ऊपर उठाया तो ये इस एंगल पर आ गया और इस एंगल पर आने के बाद हमको यहाँ पर चिमनी दिखने लगी। पहले हमने क्या देखा था, चिमनी का बॉटम, अभी ऐसा किया तो यहाँ पर क्या दिखा हमको, चिमनी का टॉप, ये दिख गया। ओके, अब ये वाला जो एंगल है इस पर ऑलरेडी ऐसा एंगल बना रहता है और इस पर लिखा रहता है अप टू 90। तो ये जितना ऊपर उठेगा यहाँ पर इसकी रीडिंग आ जाएगी कि कितना एंगल आया। मान लो ये एंगल आया 30 डिग्री, तो हमने टेंजेंट 30 की वैल्यू चार्ट में से देखी, टेंजेंट 30 की वैल्यू देख ली और इसको यहाँ पर लिख दिया, ये वैल्यू टेंजेंट 30 एक नोन क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर कर दिया, मीटर से चलकर नाप लिया, तो हमको क्या पता लग गया, बेस। तो हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई, हमको बेस की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब हम कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट। तो हमको चिमनी के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, इस हाइट को हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हाइट को कैलकुलेट करके हमने मेजरमेंट कर लिया। सो दिस इज मेजरमेंट बाय विच मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में भी हमने किसको हेल्प किया, ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, मेजर बेस एंड थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं, एलिवेशन। कैलकुलेट हाइट, इस तरह से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको किसी चीज की हाइट पता हो और डिस्टेंस नहीं मालूम, जैसे बहुत दूर कोई पहाड़ है, हमको मालूम है उसकी हाइट 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, लेकिन कितना दूर है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमने फिर से यहाँ से थीटा कैलकुलेट किया और यहाँ पर उसकी वैल्यू रखी टेंजेंट थीटा की और यहाँ पर 1 किलोमीटर रखा। ये दो क्वांटिटी रख दी, घर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि उसका बेस यानी उसका डिस्टेंस हमारे घर से कितना। ये बात समझ में आ रही है। सो दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क। ओके, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस बेस तक भी नहीं जा पाते और हाइट भी हमको नहीं मालूम, बेस भी नहीं मालूम, हाइट भी नहीं मालूम। क्या हम ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं? आंसर है यस, उसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लास 10 में हमने एक थ्योरम पढ़ा है, ये हाइट हमने निकालनी है, दिस हाइट इज y और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस मान लीजिए r, ये रेंज हमको चाहिए और ये हाइट भी हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट है P, इस P पॉइंट से इसका एलिवेशन निकालते हैं, दिस इज थीटा 1। उसके बाद यहां से मेजरमेंट करते हुए आगे जाएंगे एंड वी गो अप टू Q। जब हम P से Q तक जाएंगे तो उसका मेजरमेंट करते चले जाएंगे। नाउ P to Q इज नोन टू अस। यहां से लेके यहां तक हमने नाप दिया x। अब यहां पर पहुंच के फिर से हमने इसको नापा एंड दिस एंगल विल चेंज, नाउ इट हैज बिकम थीटा 2। पहले थीटा 1 था और अब थीटा 2।
ये दो एलिवेशन आ गए, पहले थीटा 1, थोड़ा आगे जाके गए तो थीटा 2। ये दोनों एलिवेशन हमने नोट कर लिए। जब आप ये दोनों एलिवेशन नोट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। दो अननोन क्वांटिटी के लिए हमको कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। तो देखिए दो इक्वेशन, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। ये डिस्टेंस r, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना? x। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस x। ये ठीक है। अब बताइए पहले केस में tan थीटा 1 कितना हुआ? tan थीटा 1 इज इक्वल टू h अपॉन r। ठीक है। थीटा 1 एंगल नोन है, h और r दोनों अननोन, राइट। यहां जाके हमने थीटा 2 निकाला तो tan थीटा 2 कितना हुआ? tan थीटा 2 इज इक्वल टू h अपॉन r माइनस x। ये भी ठीक है, समझ आ गया? ओके। अब थीटा 1 नोन क्वांटिटी है, थीटा 2 नोन क्वांटिटी है, x ये भी हमने मेजर किया, ये भी नोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी कितनी हो गई? तो कौन कौन सी? h और r। इक्वेशन कितने में आपके पास? तो दो इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी निकालना, ये आपको आता है, क्लास 10 में आपने किया हुआ। यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे r tan थीटा 1 और उसको यहां रख देंगे r tan थीटा 1, x की वैल्यू भी रख देंगे। अब इसमें अननोन कौन बचा? r की वैल्यू बच गई। समझ में आ गया? या यहाँ r की वैल्यू हमने निकाली h अपॉन tan थीटा 1, उसको यहाँ रख दिया, h की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा मैथमेटिक्स में सिंपल प्रिंसिपल क्या है? If there are two unknown quantities, we should have at least two equations। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड नोट कर लीजिए और इसमें हम नोट कर लेते हैं थीटा 1, थीटा 2 एंड x आर ऑब्जर्व्ड। Calculate h and r। चलो ये सब नोट करके रखिए। ये सिंपल मेथड सिंगल ट्रायंगल के लिए, और ये वाला जबकि हाइट और बेस दोनों हमको नहीं मालूम है उसके लिए। ठीक है, इसके नोट्स बनाइए, फिर इसके आगे शुरू करते हैं अगला इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ वी विल सी the indirect method for measurement of large distance। और ये indirect method हम कहेंगे this is parallax method। पैरेलैक्स मेथड हम प्लैनेट्स के लिए यूज कर सकते हैं या नियर बाय स्टार्स के लिए यूज कर सकते हैं। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? पैरेलैक्स किसी भी एक पॉइंट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखना, और इनके बीच के एंगल को मेजर करना। ये वाला जो एंगल है ये हमने कहां से देखा? पोजीशन 1, फिर यहां से देखा पोजीशन 2। ये दोनों पोजीशन से इसकी डायरेक्शन को देखा, इन दोनों डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनेगा इस एंगल को कहेंगे पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल, ये पैरेलैक्स एंगल को यूज करके हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। एंगल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
अब अगर इसमें से हमको एंगल पता है, आर्क पता है, ये दो मेजरमेंट अगर हमने कर लिए तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस। ये रेडियस है और ये आर्क है। ओके, इसके लिए हम मेथड अप्लाई करेंगे। दिस विल बी डू फॉर पैरेलल मेथड और नियर बाय स्टार्स। ओके, locate a far away star which do not change its direction its condition, its direction around the ear. ये कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज बहुत दूर है तो ऐसा हो सकता है। जैसे सन किधर से राइज होता है, ईस्ट से। साल में कोई ऐसा दिन है जब वो नॉर्थ से राइज हो जाए या वेस्ट से राइज हो जाए, तो आंसर है पूरा साल का साल वो एक ही पॉइंट से राइज होता है, क्योंकि अर्थ इतनी दूर है इससे कि हमेशा हमको क्या लगता है, एक ही डायरेक्शन से राइज। वैसे ही जब हम किसी फार अवे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमने सन को देखा शाम को, तो यहाँ पर था, हम स्कूटर से 2 किलोमीटर आगे चले गए, अब भी देखते हैं वो उसी डायरेक्शन, 1 किलोमीटर और आगे चले गए, अब भी उसी डायरेक्शन। तो जब हम ऐसे आगे चले जाते हैं तो सन हमको पीछे क्यों नहीं दिखता? तो आंसर है बिकॉज इट इज वेरी फार, पीछे जाता है पर इतना कम जाता है कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या मानते हैं, इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विद अवर मोशन। क्यों? बिकॉज इट इज फार अवे। तो फार अवे की निशानी क्या होती है? इट डज नॉट मूव विद अस। जो चीज पास में होती है, जब हम ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में हमारे जो पास के पेड़ पौधे हैं, ट्रेन आगे जाती है, वो पौधा पीछे चला जाता है, पेड़ पीछे चला जाता है, लेकिन दूर एक पहाड़ हमको दिखता है, वो बहुत देर तक हमको दिखता रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। क्यों? वहां सा एंगल बहुत धीरे बदलता है, क्योंकि वो बहुत पीछे है। इसलिए जो चीजें बहुत दूर होती हैं उसका एंगल हमसे नहीं बदलेगा। यहाँ पर एक प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, यहाँ से आप वो प्लैनेट वाले इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब वो यहाँ पर है तो उनको ये इधर दिखता है, और जब यहाँ पर है तो इधर दिखता है, उल्टी डायरेक्शन। ऑब्वियस है, ये बात समझ में आई। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जब ये है तो इनको ये अपने दाहिनी तरफ दिखता है, यहाँ पर है तो भी दाहिनी तरफ दिखता है, यहाँ पर है तो भी दाहिनी तरफ दिखता है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तब भी दाहिनी तरफ दिखता है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ये घूमकर कहीं भी जाएगा, ये हमेशा एक तरफ ही दिखेगा। ये लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस के कारण होता है। ओके, हमने एक बहुत दूर का स्टार लिया और हम ये मानते हैं कि उस स्टार से आने वाली सभी रेस पैरेलल रेस है। ये पैरेलल रेस एक स्टार से आ रही है। फ्रॉम फार अवे स्टार। इन सब की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम डायरेक्शन। इन सब की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। ओके, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। यहां पर ये अर्थ का रास्ता है सन के चारों तरफ घूमने का।
और इसका एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, तो हमारा आंसर है कि इसका एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अर्थ से सन का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 1 and 1 2। ठीक है, इस तरह से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये डिस्टेंस होता है। अच्छा, हमने क्या किया, एक स्टार को चुना जिसका डिस्टेंस निकालना है, दैट इज नॉट ए फार अवे स्टार। वो स्टार कैसा है, फॉर नियर बाय स्टार, दैट इज ए नियर बाय स्टार। वो स्टार यहां कहीं है, ये इसका डिस्टेंस हमने निकालना है अर्थ से कितना। तो हमने क्या किया, किसी भी एक तारीख को यहां से 2 ऑब्जर्वेशन किए, अपने सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट से 2 ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन हमने इसको इस डायरेक्शन में रखा, ये किसको देखेंगे हम, फार अवे स्टार को देखा, जैसे हमने यहां से सन को देखा। उसके बाद मून इधर है, एक आर्म हमने फिक्स कर दी सन के लिए, दूसरे आर्म पर टेलीस्कोप लगाकर ऐसा घुमाया और इसमें से मून को देखा। पहला आर्म किस तरफ सेट किया, सन की तरफ, दूसरा आर्म मून की तरफ, और उस एंगल को नोट कर दिया। ये किरणें कहां से आ रही हैं, रेज सन से, और इधर हमने एक आर्म को सेट किया और एक आर्म से घुमाकर हमने इसको देखा, ये वाला एंगल हमको मिला। This is the angle between direction of sun and moon। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सन और मून को छोड़ दीजिए, अगर कोई दूसरा स्टार लेते हैं तो ये कौन है, फार अवे स्टार, और ये कौन है, नियर बाय स्टार। नियर बाय स्टार। उसके बाद हमने 6 महीने तक वेट किया, क्योंकि हमको मालूम है कि अर्थ पूरी उल्टी डायरेक्शन में कितने दिन बाद पहुंचती है, एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीना वेट करके यहां पर हम पहुंच गए। फिर से हमने फार अवे स्टार को देखा, और वो फार अवे स्टार फिर हमको इधर दिखता है, ये इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वो इतना दूर है कि हम यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती। जैसे सन अगर ईस्ट में है, यहां से देखेंगे तो ईस्ट में है, बाहर को जाएंगे तो भी ईस्ट में है, एनटीपीसी जाएंगे तो भी ईस्ट में। तो ये इतना दूर होता है कि यहां से देखते हैं तो भी इधर दिखता है, यहां से भी इधर दिखेगा, यहां से भी इधर दिखेगा। कौन सा वाला, फार। लेकिन जो नजदीक वाला है वो डायरेक्शन बदलता है। जैसे यहां से नजदीक डेंगू नाला का पुल है, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में दिखेगा, बाहर को जाके देखेंगे तो हमको राइट साइड में दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो नजदीक है, वो डायरेक्शन बदलता है। इसी तरह से जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमको इधर दिखता है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ से फिर से हम अपना दूरबीन सेट करते हैं। तो हमने देखा अपने टेलीस्कोप से, एक आर्म हमने कहाँ सेट की, फार अवे, दूसरी आर्म हमने ऐसे घुमाई और घुमाकर फिर इस नियर बाय स्टार को देखा ऐसे, और ये एंगल को नोट कर लिया, एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमने यहां से रीड आउट कर लिया, ये इंस्ट्रूमेंट से। इस तरह से हमने ये वाला एंगल नोट कर लिया। सपोज दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। θ1 और θ2 ये 2 एंगल हमने नोट कर लिया। ओके, इसके बाद देखिए हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। कैलकुलेशन किस तरह से स्टार्ट की, कैलकुलेशन में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, क्या क्या पता होना चाहिए, एंगल, आर, रेडियस, 3 क्वांटिटीज हैं। इसमें ये रहा एंगल, ये रहा आर और ये रहा रेडियस। रेडियस क्या है, अर्थ टू द नियर बाय स्टार, इसका डिस्टेंस रेडियस। ओके, ये वाला एंगल
दोनों पोजीशन के बीच का एंगल है। इस एंगल को कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, यहां से इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींची, ये लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये θ1 है, तो ये कितना होगा, θ1। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये θ2 है, तो ये भी कितना होगा, θ2। और ये पूरा एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। ये कंप्लीट एंगल हुआ। ओके, ये θ1 प्लस θ2 एंगल हमको पता लग गया। इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2AU, ये क्या है, और हम चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में हमको क्या क्या ऑब्जर्व हो गया, आर हमको पता है, एंगल हमको पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज व्हाट, डिस्टेंस, एंगल इज नोन, आर इज नोन, so radius that is distance from earth, distance from earth is equal to r upon angle, parallax angle is to a ठीक है। इसको मैं मेथड को थोड़ा 2-3 सेंटेंस में लिख देता हूं। इस तरह से हम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम दैट नियर बाई स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं।
This method is known as parallax method. Okay, और ये एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, तो you must remember this method, diagram and formula, all the three things.